नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज पेश होगा भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक। राज्यसभा में कांग्रेस के प्रश्नकाल स्थगित करके चर्चा कराने की मांग। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सरकार के रुख में नरमी के संकेत। राजनाथ सिंह ने दी प्रधानमंत्री को किसानों के पक्ष की जानकारी। बीजेपी ने कहा किसानों की चिंताओं का रखेंगे ध्यान। जंतर मंतर पर अन्ना हजारे का धरना। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और अध्यक्ष अमित शाह आज करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर में 1 मार्च को बन सकती है नई सरकार। स्वाइन फ्लू ने ली 21 और जाने। देश भर में इस साल 833 मौतें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री संसद में देंगे बयान। पुतिन ने कहा क्रीमिया के लोगों की राय का हो सम्मान। यूक्रेन के साथ सीधे युद्ध की संभावना से इनकार। ब्रिटेन खुलकर आया रूस के विरोध में। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में संसद के कामकाज की। लोकसभा में आज उचित मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास संशोधन विधेयक 2015 पेश किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह विधेयक को पेश करेंगे। यह विधेयक 31 दिसंबर को लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा। अध्यादेश के जरिए यूपीए सरकार में 2013 में पारित किए गए पहले के विधेयक में बदलाव किए गए थे। सरकार ने अध्यादेश के जरिए 5 क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण करते समय मंजूरी के प्रावधान को हटा दिया था। इसमें रक्षा प्रतिष्ठानों की स्थापना, ग्रामीण विद्युतीकरण, सस्ते घरों के निर्माण, औद्योगिक गलियारों और सरकारी स्वामित्व वाली आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण कानून की बाध्यता नहीं होगी। हालांकि इन बदलावों का किसान संगठनों ने विरोध किया है। विपक्षी दलों को भी विधेयक को लेकर आपत्ति है। सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद कहा गया कि सरकार किसानों और विपक्ष की चिंताओं का ध्यान रखेगी। बीजेपी ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर किसान संगठनों और विपक्ष की चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले राजनाथ सिंह ने किसान संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की और उनके रुख की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी। बजट सत्र के पहले दिन सुबह से ही ये संकेत मिलने लगे थे कि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर सरकार पीछे हट सकती है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने ये संकेत देते हुए कहा कि चर्चा के दौरान विपक्ष के संशोधनों और सुझावों पर विचार किया जाएगा और संसद की सामूहिक भावना के अनुसार फैसला होगा। इसके बाद शाम को पार्टी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद पार्टी ने कहा कि वो किसानों और विपक्ष की चिंताओं का ख्याल रखेगी। जो किसानों के और किसान के प्रतिनिधियों के मन में कई बिंदु है, उसको भी, उसके बारे में भी ध्यान देने का और सोचने का मन है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि करीब 27 किसान संगठनों ने इस विषय को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इसके बाद पार्टी ने इस मसले पर समीक्षा का फैसला किया। इस बैठक में हमने जो चर्चा की, ये सभी विषयों को माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और हमारे गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी अवगत कराएंगे। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर बीजेपी और सरकार चौतरफा हमले झेल रही है। माना जाता है कि दिल्ली के चुनाव में भी इस मसले का असर पड़ा। इस कदम से पार्टी की छवि किसान और गरीब विरोधी बनी। ऐसे में पार्टी ने किसान संगठनों के सुझावों की आड़ में इस अध्यादेश से पीछे हटने की योजना बनाई है। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर चौतरफा हमला झेल रही सरकार की तरफ से साफ संकेत हैं कि इस मसले पर उसका रुख नरम है और वो लोकसभा में जब इस मसले पर चर्चा होगी तो विपक्ष के सुझावों और संशोधनों को स्वीकार कर सकती है। कैमरामैन सरोज के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। वहीं भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य विपक्षी पार्टी ने राज्यसभा में आज प्रश्नकाल स्थगित करके इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया है। उच्च सदन में कांग्रेस ने नियम 267 के तहत प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग की है। दूसरी तरफ सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए अध्यादेश को सही ठहराने की कोशिश की। The right to fair compensation
and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act has been suitably refined to minimize certain procedural difficulties in acquisition of land, inevitably required for critical public projects of infrastructure and for creation of basic amenities like rural housing, schools, hospitals, particularly in remote areas. संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का भी उल्लेख था। कई विपक्षी दलों ने अध्यादेश के कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने में आगे रहना चाहती है। पर्टिकुलरली जो लैंड एक्विजिशन बिल है, इस तरह के ऑर्डिनेंस की हिमायत करना, मदद करना, पास करना तो बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। सबका साथ सबका विकास कहाँ है? अगर सबका साथ होता तो उन्होंने सबका तो साथ लिया, विकास तो इंडस्ट्रीज और कॉरपोरेट लोगों का कर रहे हैं। किसानों की जमीन लेने के कानून बना रहे हैं और कॉरपोरेट को बेचने का काम कर रहे हैं। उधर सरकार ने किसान विरोधी होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। सरकार की दलील है कि कांग्रेस शासित राज्यों समेत सभी प्रदेशों से लंबी चर्चा के बाद अध्यादेश लाया गया है। सब अध्ययन करने के बाद, संबंधित लोगों से बातचीत करने के बाद हमने अध्यादेश लाया। इसमें कोई किसानी विरोधी कोई कानून प्रावधान नहीं है। ये किसान का हित में है। किसान को 4 गुना ज्यादा उनका जमीन के लिए उनको ये कॉम्पेंसेशन मिलेगा और किसान को कोई नुकसान करने का सवाल ही नहीं है। संसद में इस मामले को उठाने के साथ ही कांग्रेस ब्लॉक और जिला स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। बुधवार को कांग्रेस जंतर मंतर पर भी धरना देगी और इसमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने पार्टी और संसद के काम से कुछ सप्ताह की छुट्टी ली है। सूचना का अधिकार और मनरेगा के अलावा भूमि अधिग्रहण कानून को कांग्रेस यूपीए सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानती है और आज जब पार्टी विपक्ष में बैठी है तो उसी कानून के जरिए न केवल सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, बल्कि किसान हितैषी पार्टी के तौर पर भी कांग्रेस उभरने की कोशिश कर रही है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को संसद के बजट सत्र की शुरुआत करते हुए एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं को देश के सामने रखा। अभिभाषण के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मूल नीति सबका साथ सबका विकास है। संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने जहां सरकार के 9 महीने के कामकाज की तारीफ की तो वहीं अनेक चुनौतियां भी गिनाई। I urge all members of the parliament to discharge their solemn responsibility in a spirit of cooperation and mutual accommodation. By channelizing the patriotic energies of every citizen, we will collectively must work towards building a strong and modern India, Ek Bharat, Shresth Bharat. राष्ट्रपति ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े संशोधनों को सही करार देते हुए कहा कि इससे किसानों को नुकसान नहीं होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार काले धन के खिलाफ कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। My government is committed to taking all possible measures to stop generation of black money, both domestically and internationally. These measures include 20 पेज के अभिभाषण में प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की सराहना की और सांसदों से सांसद निधि की 50% राशि इस अभियान पर खर्च करने की अपील की। राष्ट्रपति ने बेटियों की शिक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सराहना की। उन्होंने बताया कि दिल्ली सहित देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने खास कदम उठाए हैं। अभिभाषण में 2022 तक सबको घर मुहैया कराने की बात कही गई है। कानूनी सुधार पर भी सरकार का जोर है और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन को उन्होंने प्राथमिकता वाला क्षेत्र बताया। इसके अलावा नदियां जोड़ने की परियोजना, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास जैसे मसलों का भी अभिभाषण में जिक्र किया गया। अभिभाषण के आखिर में राष्ट्रपति ने संसद की कार्यवाही चलाने के लिए सभी दलों से रचनात्मक सहयोग की अपील की। गौरतलब है कि रस्मी तौर पर राष्ट्रपति बजट सत्र के पहले संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। इसमें सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की झलक मिलती है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी।
उधर विपक्षी दलों ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि अभिभाषण में कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि सबका साथ सबके विकास की बजाय सिर्फ पूंजीपतियों का विकास हो रहा है। मैंने इसमें कोई भी नई चीज नहीं देखी। 80% चीजें वही हैं जो कांग्रेस पार्टी ने की, कांग्रेस गवर्नमेंट ने की थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए पेश सरकार की नीतियों की विपक्ष ने आलोचना की है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आरोप लगाया कि सरकार काम कम और बातें ज्यादा कर रही है। पूरे अभिभाषण से सरकार की कार्यशैली का ये एहसास होता है कि सरकार में तो काम कम और बातें ज्यादा। उधर एनसीपी और जेडीयू सहित कई अन्य दलों ने कहा कि अभिभाषण कोई नई उम्मीद नहीं जगा सका है। आज के अभिभाषण में ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि कोई एक नई उम्मीद हमारी जागी हो या कोई ऐसी कोई नई नीति जो आई हो जिसके माध्यम से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे देश में होने जा रहा। तो ये उनका भाषण नहीं होता है, सरकार का भाषण होता है। पूरा भाषण इतना नीरस था कि कई लोग सो रहे थे और वही बातें हैं जो कहते रहे अभी तक। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अब धन्यवाद प्रस्ताव के तहत दोनों सदनों में 24 और 25 फरवरी को चर्चा होनी है। संसद में विपक्ष के पास सरकार की नीतियों पर चर्चा और आलोचना का ये एक और मौका होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इससे पहले संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति ने सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का बचाव किया। सोमवार को लोकसभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने भूमि अधिग्रहण समेत 6 अध्यादेश सभा पटल पर रखे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में 6 अध्यादेश सदन के पटल पर रखे। ये अध्यादेश हैं कोयला खादान विशेष प्रावधान अध्यादेश 2014, बीमा कानून संशोधन अध्यादेश 2014, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कानून संशोधन अध्यादेश 2014, नागरिकता संशोधन कानून अध्यादेश 2015, मोटर वाहन संशोधन अध्यादेश 2015 और खादान और खनिज संशोधन अध्यादेश 2015। सरकार ने कहा है कि वो इन अध्यादेशों पर बहस को तैयार है। उसने अध्यादेशों को कानून में बदलने के लिए विपक्ष से सहयोग भी मांगा है। Understand the circumstances which necessitated the government to go for ordinance for the welfare of the people, ordinance for the common good of the country, no political agenda at all. This is my plea to all political parties. Please understand. लेकिन विपक्ष का आरोप है कि अध्यादेशों के सहारे ही सरकार चलाई जा रही है। डिस्कशन के लिए हम उसको क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना है वो डिस्कस करेंगे। कल 9:30 को हमारी मीटिंग है। कौन से मुद्दा प्रायोरिटी पे उठाएंगे वो देखेंगे। राष्ट्रपति जी ने पहले भी बार इसके बारे में कह दिया है कि ऑर्डिनेंस सरकार नहीं चलना चाहिए, लेकिन ये जो सब भाषण दे रहे थे उसको सब मिला के इन्होंने पढ़वा दिया उनसे। विपक्ष इन 6 अध्यादेशों में भूमि अधिग्रहण और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने से जुड़े अध्यादेशों को लेकर ज्यादा आक्रामक है। सरकार की तरफ से आज 6 अध्यादेश लोकसभा में पेश कर दिए गए और सरकार का कहना है कि उनको पास कराने में वो विपक्ष के दबाव में नहीं आएगी। लेकिन इन अध्यादेशों को कानून में बदलने की पहली शर्त है कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और उसके संकेत अभी तक नहीं मिल रहे हैं। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद के बजट सत्र शुरू होने पर विपक्ष से सहयोग की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान जनता के हित में कुछ अच्छा करने की दिशा में साथ मिलकर कोशिश करने का ये मौका है। मुझे विश्वास है कि बजट सत्र बहुत ही अच्छे वातावरण में, सहयोग के वातावरण में और कुछ अच्छा करने की दिशा में मिलकर के प्रयास करने का एक अच्छा अवसर बन के रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को एक बार फिर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। गुलाम नबी आजाद हाल ही में जम्मू कश्मीर से दोबारा राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। वो 5वीं बार राज्यसभा के सदस्य बने हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने गुलाम नबी आजाद को विपक्ष का नेता बनाए जाने की औपचारिक घोषणा की। इस पर सदन के सभी सदस्यों ने मेज थपथपाकर घोषणा का स्वागत किया और गुलाम नबी आजाद को बधाई दी। I have to inform members that I have recognized Shri Ghulam Nabi Azad, leader of the Indian National Congress Party in Rajya Sabha,
as the leader of the opposition in the Rajya Sabha with effect from 16th of February 2015, consequent upon his election to the Rajya Sabha from the state of Jammu and Kashmir. गुलाम नबी आजाद पहले भी राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, लेकिन बीच में उनकी सदस्यता की अवधि खत्म हो गई थी। 8 फरवरी को जम्मू कश्मीर से फिर वो राज्यसभा के लिए दोबारा चुने गए हैं। इसके बाद उन्हें दोबारा राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। उन्होंने सोमवार को सदन की सदस्यता की शपथ भी ली। I, Ghulam Nabi Azad, having been elected a member of the Council of States, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. आजाद जम्मू कश्मीर से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संयुक्त उम्मीदवार थे। उन्होंने बीजेपी के चंद्रमोहन शर्मा को शिकस्त दी। चुनाव में गुलाम नबी आजाद को सीपीएम और 2 निर्दलीय विधायकों का भी साथ मिला। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो संसद के कामकाज से अलग कुछ और अहम खबरों की बात करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में समाज सेवी अन्ना हजारे के धरने का आज दूसरा दिन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज इस धरने में शामिल होंगे। धरने के समर्थन देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को महाराष्ट्र सदन जाकर अन्ना हजारे से मुलाकात की। इस दौरान मनीष सिसोदिया और आशीष खेतान भी मौजूद रहे। अन्ना हजारे ने सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ अपना 2 दिन का धरना शुरू किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ उद्योगपतियों का भला कर रही है। देश भर से बड़ी तादाद में किसान और दूसरे लोग भी आंदोलन में हिस्सा लेने जंतर मंतर पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में पीडीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार 1 मार्च को बन सकती है। शपथ से पहले गठबंधन को औपचारिकता प्रदान करने के लिए पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिल सकती हैं। इसके बाद पीडीपी संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद इस हफ्ते के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और दोनों दलों ने आफ्स्पा और धारा 370 पर मतभेदों समेत अन्य सभी मुद्दों पर सहमति का रास्ता निकाल लिया है। सूत्रों के मुताबिक मुफ्ती मोहम्मद सईद राज्य के मुख्यमंत्री और बीजेपी के निर्मल सिंह उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और आप बने रहे हमारे साथ। यहां ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद याद करेंगे गजलों के शहंशाह तलत महमूद साहब को, उनकी जयंती पर। कांग्रेस, जिसे देश की सबसे पुरानी पार्टी होने और आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने का गौरव हासिल है, आज अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। आज कांग्रेस के सामने अस्तित्व का संकट नहीं है, वो पुनरुज्जीवन का संकट है। The true disciple of Mrs. Gandhi has turned out to be Modi, not her sons or grandsons. जो इस जनरेशन के लीडर्स हैं वो कमजोर हैं, वो शायद फुल टाइम पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते हैं। इस मुल्क को तबाह कर दिया फुल टाइम पॉलिटिशियंस ने। फुल टाइम पॉलिटिशियंस जिनके पास कुछ नहीं है, इस मुल्क को तबाह कर दिया उन लोगों ने। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। स्वाइन फ्लू ने 21 और लोगों की जान ले ली है। इसके साथ ही देश में इस साल इस बीमारी से 833 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 14,000 लोग H1N1 वायरस की चपेट में आए हैं। इस साल 22 से ज्यादा राज्यों में स्वाइन फ्लू की बीमारी फैल चुकी है। देश में स्वाइन फ्लू के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। साथ ही ये बीमारी दूसरे राज्यों में भी फैलती जा रही है। नागालैंड में स्वाइन फ्लू के 3 मामले सामने आए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी H1N1 वायरस ने 2 लोगों की जान ले ली। राज्य में इस साल 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बुरे हालात गुजरात में हैं। सोमवार को राज्य में 12 और लोगों की मौत स्वाइन फ्लू से हो गई। इसके साथ ही गुजरात में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 219 तक पहुंच गई है। वहीं 230 नए मामले सामने आने के साथ राज्य में इस बीमारी से पीड़ित लोगों का आंकड़ा 3000 के पार पहुंच गया है।
गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री शंकर चौधरी भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं। गांधीनगर में उनका इलाज चल रहा है। गुजरात में लोग बीमारी से बचने के लिए जरूरी एहतियात बरत रहे हैं। स्वाइन फ्लू के बचने के लिए हमने सबको मास्क दिया हुआ है और हम यहाँ बाजू में ही हमारा धर्मनंदन कंपनी का ही दवाखाना है। इसमें कोई भी जरा तकलीफ किसी को है तो हम टेस्ट कराते हैं और आगे इसको सूचना देते हैं कि घर पे जाके सफाई रखने का, भीड़ भाड़ी जगह में नहीं जाने का और हाथ साबुन से बारंबार धोने का। अलग अलग राज्यों में स्वाइन फ्लू बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसमें हमारी यूथ फॉर गुजरात की टीम ने आज स्टेशन पे जो स्वाइन फ्लू का मास्क आता है उसका वितरण किया है और आगे हमारा और मॉल में और अलग अलग कॉलेजों में करने का विचार है। विभिन्न राज्यों में रोज स्वाइन फ्लू से पीड़ित हजारों मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। राजधानी दिल्ली में सोमवार को करीब 100 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में बीमारी से 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में स्वाइन फ्लू के 19 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में बीमारी से पीड़ित लोगों का आंकड़ा 143 हो गया है। उत्तर प्रदेश में 297 लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते खतरे का मसला आज संसद में भी उठेगा। दोनों सदनों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वाइन फ्लू पर बयान देंगे। स्वास्थ्य मंत्री सदन को इस रोग के प्रसार को रोकने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने नेटवर्क इंटरकनेक्शन यूजेज चार्ज को घटा दिया है। ट्राई के इस कदम से लैंडलाइन या लैंडलाइन से मोबाइल की कॉल दरें घट सकती हैं। पहले ये चार्ज 20 पैसे लगता था, जिसे 30% घटाकर अब 14 पैसे कर दिया गया है। ट्राई की कोशिश है देश में लैंडलाइन उपभोक्ताओं को बढ़ाने के लिए है। मोबाइल पर इनकमिंग मुफ्त होने के बाद से देश में लैंडलाइन कनेक्शनों में कमी आई है। देश में इस समय करीब 2,70,00,000 लैंडलाइन कनेक्शन हैं। कॉर्पोरेट जासूसी मामले में दिल्ली पुलिस ने नए गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कोयला और ऊर्जा मंत्रालय में जासूसी के इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि शास्त्री भवन से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में छापे मारकर अहम सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। कॉर्पोरेट जासूसी का दायरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने नोएडा की एक कंसल्टेंसी फर्म में काम करने वाले लोकेश को गिरफ्तार किया है। सोमवार को कोर्ट में पेशी के बाद उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। उस पर कोयला और ऊर्जा मंत्रालयों से दस्तावेज चुराने का आरोप है। ये एक व्यक्ति है जो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे नोटिस में आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ पावर से इसने डॉक्यूमेंट अनऑथराइजली रिमूव करके कुछ लोगों को ये दिया करता था पैसे के लिए। तो इस व्यक्ति को हमने जो है गिरफ्तार किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी कांड की जांच में लोकेश के बारे में पता चला। पुलिस ने इस मामले में नई FIR दर्ज की है। क्योंकि ये सेपरेट है, इसका कोई उन केस उस पर्टिकुलर केस के साथ में लिंकेजेस नहीं है, दो इट बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ केस, बट क्योंकि लिंकेजेस का अभाव था तो इसलिए एक सेपरेट FIR दी है। कॉर्पोरेट जासूसी मामले में 12 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें पेट्रोलियम मंत्रालय के 2 कर्मचारियों के अलावा कई बड़ी कंपनियों के अधिकारी भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बुधवार से शुरू होने जा रही हड़ताल वापस ले ली गई है। कर्मचारी यूनियनों ने प्रबंधन के साथ 15% वेतन वृद्धि की सहमति बनने के बाद हड़ताल वापस ले ली है। इससे बैंकों पर सालाना 4,725 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। साथ ही कर्मचारियों की हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टियों की मांग भी मान ली गई है। यानी अब दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। हालांकि अब पहले और तीसरे शनिवार को पूरे दिन काम होगा। अब तक बैंकों में शनिवार को आधे दिन ही काम होता था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को फटकार लगाई है। कोर्ट ने बीसीसीआई की एक बैठक में एन श्रीनिवासन के मौजूद रहने पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि श्रीनिवासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसमें हितों का टकराव नजर आता है। श्रीनिवासन के वकील कपिल सिब्बल से शुक्रवार तक अपने मुवक्किल के रुख की जानकारी कोर्ट को देने के लिए भी कहा गया है। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। पूर्वी यूक्रेन में तनाव बढ़ गया है। मिन्स्क समझौते को दरकिनार करके कई दिनों से गोलीबारी भी जारी है।
सोमवार को इस गोलीबारी में यूक्रेन के 2 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 10 सैनिक बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इस बीच यूक्रेन की सुरक्षा दस्तों ने कल खार्किव हमले के संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। लंबे संघर्ष के बाद अब यूक्रेन और रूस के बीच खुली जंग की बातें सामने आ रही हैं। संघर्ष विराम के बावजूद हो रही गोलीबारी से हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं, जिससे मिन्स्क समझौता सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है। हालांकि यूक्रेन के साथ युद्ध की संभावना से रूस ने इनकार किया है। Апокалиптические сценарии вряд ли возможен. И надеюсь, что до этого никогда не дойдет. उधर यूरोपीय यूनियन ने रूस पर लगातार दबाव बनाया हुआ है। ये पहली बार है जब ब्रिटेन ने यूक्रेन के मुद्दे पर रूस की खुलकर आलोचना की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि समझौते के बावजूद रूस लगातार अलगाववादियों का समर्थन कर रहा है। Far from changing course, Russia's totally unjustifiable and illegal actions in eastern Ukraine have reached a new level, with the separatist blatant breach of the ceasefire to take control of Debaltseve made possible only with the supply of Russian fighters and equipment on a very large scale. पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। हालात को देखते हुए यूक्रेनी सेना ने कई कस्बों में चौकसी बढ़ा दी है। इससे पहले रविवार को खार्किव में एक जबरदस्त बम धमाका हुआ, जिसमें जानमाल का काफी नुकसान हुआ था। बाद में खार्किव के आरोपी रूस समर्थित अलगाववादी को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब बात करते हैं वर्ल्ड कप की। विश्व कप में आज पूल बी में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला हो रहा है। कैनबरा में खेले जा रहे मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। वेस्टइंडीज को दूसरी ही गेंद पर पहला झटका लगा है, जब सलामी बल्लेबाज स्मिथ बिना खाता खोले आउट हो गए। जिम्बाब्वे का ये तीसरा मैच है। दक्षिण अफ्रीका से पहला मैच हारने के बाद जिम्बाब्वे ने दूसरे मैच में संयुक्त अरब अमीरात पर 4 विकेट से जीत हासिल की थी। पिछले मैच में पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद वेस्टइंडीज की टीम आत्मविश्वास से लबरेज है। पहले मैच में वेस्टइंडीज को आयरलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। हिंदी सिनेमा में अगर गजल किंग का खिताब मिला है तो वो है स्वर्गीय तलत महमूद साहब। आज उनकी जयंती है। आइए इस मौके पर याद करते हैं पद्म भूषण तलत साहब को। आवाज में हल्की सी कपकपी, फिर भी रेशम सा एहसास, ये तलत महमूद साहब की खासियत रही है। लखनऊ में पैदा हुए तलत साहब को संगीत के क्षेत्र में आने के लिए घर वालों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन संगीत से दिल लगा बैठे तलत साहब ने 16 साल की उम्र में ही गजलों पर अपनी पकड़ बना ली थी। आकर्षक डील डॉल के मालिक तलत साहब ने तकरीबन दर्जन भर फिल्मों में बतौर हीरो भी काम किया, लेकिन उनका पहला प्यार गजल और प्लेबैक सिंगिंग ही रहा। 60 के दशक में संगीतकारों ने पाश्चात्य धुनों पर आधारित गाने बनाने शुरू किए तो तलत साहब की मांग कम होने लगी। वो कभी भी गजल की नजाकत के साथ समझौता नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने विदेशों में शोज करने शुरू किए और काफी सफलता भी हासिल की। आखिरी दिनों में तलत साहब को बोलने में मुश्किल होती थी, लेकिन फिर भी वो अपने पसंदीदा गीत गुनगुना लेते थे। आइए सुनते हैं उनकी आवाज में कुछ नायाब गीत और गजलें। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। मेरी याद में तुम न आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। मिलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के लिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। लोकसभा में आज पेश होगा भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक। राज्यसभा में कांग्रेस की प्रश्नकाल स्थगित करके चर्चा कराने की मांग।
भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सरकार के रुख में नरमी के संकेत। राजनाथ सिंह ने दी प्रधानमंत्री को किसानों के पक्ष की जानकारी। बीजेपी ने कहा किसानों की चिंताओं का रखेंगे ध्यान। जंतर मंतर पर अन्ना हजारे का धरना। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे आज मुलाकात। जम्मू कश्मीर में 1 मार्च को बन सकती है नई सरकार। स्वाइन फ्लू ने ले 21 और जाने। देश भर में इस साल 833 मौतें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री संसद में देंगे बयान। और पुतिन ने कहा क्रीमिया के लोगों की राय का हो सम्मान। यूक्रेन के साथ सीधे युद्ध की संभावना से इनकार। ब्रिटेन खुलकर आया रूस के विरोध में।